सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था आईएएस के परीक्षा में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे बुक परीक्षा हो, इसमें कुछ हद तक एक कठिन विषय के रूप में माना जाता है, करंट विषय के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि हमने अपने इस चैनल पर इकोनॉमिक्स के लिए एक विस्तृत कॉन्सेप्ट सीरीज प्रारंभ किया है और इसी तरह धीरे धीरे सभी विषयों के कॉन्सेप्ट सीरीज प्रारंभ किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। अगर आप लोग नियमित रूप से प्रत्येक विषय का अध्ययन करेंगे तो आईएएस की परीक्षा चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कॉन्सेप्ट में आपके लिए कोई परेशानी नहीं आएगा। और मेरा यह प्रयास रहेगा, अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपके समस्या को दूर किया जाए हर विषय में, जीएस के प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक बिंदु पर। आज हम जो महत्वपूर्ण चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, मुद्रा एवं बैंकिंग, वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूं और वहीं से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी सब बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से आता है। इसलिए उसी को प्रारंभ करते हुए मैं सारे पूरे आपको विस्तार से बताना, कॉन्सेप्ट के अनुसार ही बताने का प्रयत्न करूंगा। केवल फैक्चुअल लेक्चर देने का कोशिश यहां नहीं रहेगा, बल्कि कॉन्सेप्चुअल या एनालिटिक लेक्चर देने का ज्यादा यहां संभावना है और ज्यादा मेरा कोशिश रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की कमी ज्यादा है, फैक्ट की कमी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग मुद्रा बैंकिंग में सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मुद्रा। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, मुद्रा क्या होता है, क्योंकि मुद्रा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आज इसी को हम लोग हल करते हैं। देखिए, मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा वह वस्तु है जो सभी प्रकार के व्यवहारों में भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। अब चाहे वो विनिमय का माध्यम के रूप में हो, चाहे मूल्य के मापक का व्यवहार हो, चाहे संचय के रूप में हो, चाहे ऋणों के भुगतान का व्यवहार हो, चाहे किसी वस्तु को खरीदना हो, इन सब व्यवहारों में मुद्रा जो है वो भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। यानी जिससे आप पेमेंट करते हैं, जिससे आप भुगतान करते हैं, ठीक है ना, जिससे आप पूंजी का संचय करते हैं, जिससे आप वस्तुओं के मूल्य का मापन करते हैं, जिससे आप ऋणों का अंतिम रूप से भुगतान करते हैं, वो मुद्रा कहलाता है। अब मुद्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी यानी तरलता। अब आपके दिमाग में यह भी आता होगा तरलता के, हर जगह लिक्विडिटी आप सुनते होंगे। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी वस्तु जो आसानी से नकद में परिवर्तित हो जाए, आसानी से नकद परिवर्तित हो। जैसे आपको मान लीजिए सोना बेचना है, पुराना सोना हो गया है, तो आप उसको अगर बेच रहे हैं तो अगर 10,000 का वो था तो आज वो 5,000 का बिकेगा, 6,000 का बिकेगा या 8,000 का बिकेगा। या मान लीजिए घर जमीन जायदाद में कुछ भी बेचना चाहते हैं, अगर वो पुराना हो चुका है, कोई भी वस्तु मैं बात कर रहा हूं, तो वो आसानी से मुद्रा में नहीं बदलेगा, आसानी से उसका नकद नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी, कुछ ना कुछ उसको धन में, नकद में परिवर्तित होने के लिए कुछ ना कुछ कमी आएगी, उसकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर 10,000 की वस्तु है 5,000 मिलेगा, 8,000, लिक्विडिटी यानी पूरा नहीं। लेकिन मुद्रा की जो सबसे बड़ी परिभाषा है वो लिक्विडिटी ही है। क्यों लिक्विडिटी है? आप 100 रुपए का नोट 100 रुपए में बदलेगा, 1,000 रुपए के नोट के बदले 1,000 रुपए के बदले 1,000 रुपए ही मिलेगा, 2,000 के बदले 2,000 मिलेगा, 50,000 के बदले 50,000 मिलेगा। यानी लिक्विडिटी, तरलता का मतलब होता है आसानी से नकद में परिवर्तित होना। तो मुद्रा का सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसमें लिक्विडिटी यानी तरलता पाया जाता है। अब मुद्रा जो है चलन में वो दो रूप से होती है। पहला
पत्र मुद्रा, पहला होता है पत्र मुद्रा और दूसरा होता है धातु मुद्रा। अब इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप देखते सब हैं और मुद्रा का ही जमाना है। आज के जमाने में हर काम मुद्रा से होता है। इस भौतिकवादी जीवन में हर काम मुद्रा से होता है। तो मुद्रा तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अर्थ आज जानिए। काम और उपयोग तो सब जानना है, लेकिन अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पत्र मुद्रा का मतलब यह हुआ, ये कागज के टुकड़े हैं। अब आप कहेंगे कागज के टुकड़े कैसे हैं भाई, सब तो इसी से आ रहा है। इन कागज के टुकड़ों का मूल्य कब होता है, जब इसको जारी करने वाला अपना इस पर वचन देता है। ठीक है ना। जब इसको जारी करने वाला इसके पीछे अपना दायित्व लेता है। जैसे आप 100 का नोट लेते हैं तो उस पे लिखा रहता है, मैं धारक को, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर आरबीआई लिखते हैं, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। अगर वो वचन न दे तो उस कागज की कीमत 1 रुपए भी नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे जो वचन है आरबीआई का, वो उसको 100 रुपया बना रहा है। अगर वो 500 का नोट है, 500 का अगर उसके पीछे मैं धारक को 500 रुपए देने का, वचन की ही कीमत है। तो पत्र मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको जारी करने वाले धारक के वचन का, धारक के दायित्व का ही मूल्य होता है। यानी आप ये देखेंगे कि पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अपना आंतरिक कोई मूल्य नहीं होता, यह अपरिवर्तनीय होता है। इसका अपना आंतरिक कोई मूल्य नहीं होता। 100 रुपए के नोट में 100 रुपए का कुछ नहीं लगा हुआ है। उसका खर्चा कुछ भी आ रहा होगा, 10-20 रुपया कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी आता हो। लेकिन पीछे 100 रुपया का गवर्नर ने आपको वचन दे दिया तो वो 100 रुपया हो गया। तो 100 रुपए धारक को वचन दे दिया गया। तो पत्र मुद्रा अपरिवर्तनीय होता है, मतलब 100 रुपए का नोट से 100 रुपए का सोना आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 100 रुपए के सोने का सिक्का तो बहुत हजारों का आ जाएगा। परिवर्तनीय नहीं है, उसका आंतरिक मूल्य नहीं है। बस जारी करने वाले अधिकारी, जारी करने वाले अधिकरण, जारी करने वाले संस्था या जारी करने वाले सरकार का जो वचन है, जो देयता है, जो लायबिलिटी है, जो दायित्व है, उसी का मूल्य होता है। यही पत्र मुद्रा है, जनरली सांकेतिक मुद्रा है। इसके बाद आइए धातु मुद्रा। धातु मुद्रा जो है वो एक प्रकार से सांकेतिक मुद्रा हो गई। अब आप बोलेंगे सांकेतिक मुद्रा क्यों हो गए सर? सांकेतिक मुद्रा वे मुद्राएं होती हैं जिनके आंतरिक मूल और अंकित मूल में अंतर होता है। जिनके आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर होता है। अब आप कहेंगे सर आंतरिक मूल और अंकित मूल में अंतर कैसे होता है? अब आप बताइए, अगर आपके पास 10 रुपए का सिक्का है, उस पर 10 रुपए लिखा है, लेकिन उसमें 10 रुपए का क्या चीज है? 10 रुपए का उसके अंदर कौन सी धातु लगी हुई है? पहले जब 100 रुपए का सोने का सिक्का होता था तो 100 रुपए, जितने रुपए सोने सिक्का होता, जो राजा महाराजाओं के जमाने में चलता था, तो उसका उतने मूल्य का उसमें धातु होता था, उतना ही मूल्य का। चांदी का है तो चांदी होता था, सोना है तो सोना होता था, तांबा है तो तांबा का होता था। लेकिन सांकेतिक मुद्रा का मतलब ही हो गया कि भले वो 100 रुपया उस पर लिखा हो, उस मुद्रा पर, उस धातु मुद्रा पर, ठीक है ना, लेकिन 100 रुपए का कोई चीज उसके अंदर है नहीं, धातु, ठीक है ना। तो ये टोकन कट मनी हो गया। टोकन कट मनी का मतलब हो गया जिसका आंतरिक मूल्य माने जो धातु लगा हुआ है और अंकित मूल्य में अंतर होता है। अंकित मूल्य 100 रुपया लिखा हुआ उस सिक्के पर, लेकिन सिक्के के अंदर जो आंतरिक मूल्य है यानी 100 रुपए का धातु नहीं है। यह क्लियर हो गया होगा आपको। तो 2 प्रकार की मुद्रा चलन में होती है। पहला, अब आइए मुद्रा के प्रकार देख लीजिए क्या क्या होता है, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है
कि मुद्रा के क्या क्या प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले है विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य माने लीगली, विधिग्राह्य मुद्रा। अब विधिग्राह्य मुद्रा क्या हो गया? ऐसी मुद्रा जिसको वैधानिक रूप से सरकार द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऐसी मुद्रा है जिसको सरकार द्वारा ग्राह्य घोषित किया गया, माने सरकार ने ग्रहण किया है, सरकार ने उसको ग्राह्य घोषित किया है, तो आपको भी उसको ग्रहण ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना ग्रहण किए निकल सकते हैं। अगर विधिग्राह्य मुद्रा को, जैसे हमारा रुपया विधिग्राह्य मुद्रा है, जो रुपया हम प्रयोग कर रहे हो विधिग्राह्य मुद्रा है, अगर आप इसको लेने से इनकार करेंगे तो आप दंडित भी किए जाएंगे। अगर आप कहते हैं ये मुद्रा हमें पसंद नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे, हम लेने से मना करते हैं, तो आपको दंड मिल सकता है। विधिग्राह्य का मतलब ही यही हो गया कि सरकार ने इसको जारी किया है, सरकार ने इसको ग्राह्य घोषित किया है, तो आप इसको इनकार नहीं कर सकते। इनकार करने का मतलब है कि आप दंड के योग्य हैं। अच्छा, विधिग्राह्य मुद्रा दो प्रकार का होता है। पहला सीमित विधिग्राह्य, सीमित विधिग्राह्य और असीमित विधिग्राह्य। अब सीमित का मतलब ये हो गया कि ऐसी मुद्रा जिसको आप एक सीमा तक ही ग्रहण करेंगे, एक सीमा तक ही आपको ग्रहण करने के लिए कहा जाएगा। जैसे 1 रुपए का सिक्का है या 1 रुपए का नोट है, अगर आपसे कहा जाए 1 लाख रुपए, 1-1 रुपए ले लो, तो आप नहीं लेंगे। 2 लाख रुपए ले लो, नहीं लेंगे। तो सीमित विधिग्राह्य का मतलब ये हो गया कि जिसको आप एक सीमा तक लीजिए, और असीमित विधिग्राह्य का मतलब ये हो गया जिसको आप असीमित संख्या में लीजिए। अब आपसे 100 का नोट कहा जाए, 100 में आप लाखों रुपए ले सकते हैं, 500 में आप लाखों करोड़ों ले सकते हैं। तो असीमित विधिग्राह्य का मतलब हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं, आप जितना चाहे लेंगे। लेकिन सीमित विधिग्राह्य का मतलब ये हो गया कि ऐसी मुद्रा जो आपको एक सीमा तक ही स्वीकार करना है, जैसे 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का। दूसरा हो गया सांकेतिक मुद्रा। अभी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे जो सिक्के हैं वो जनरली सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब हो गया ऐसी मुद्रा जिसके आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में अंतर हो, अंकित मूल्य में अंतर हो। अगर 100 रुपए का कोई सिक्का है, अगर आपके पास 100 रुपए का सिक्का है या 50 रुपए का सिक्का है या 10 ही रुपए का सिक्का है, तो अंकित मूल्य क्या है? 10 रुपया। और आंतरिक मूल्य मतलब यह है कि उसमें 10 रुपए का कोई धातु होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, उसका खर्चा ही कुछ रुपए आता है, 10 रुपए तो कम आता है। क्लियर हो गया? टोकन कट मनी। तो भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। पहले मैंने बताया था आपको कि, और मोहम्मद बिन तुगलक बाद में जो चांदी का वो था, उस सिक्के के बदले तांबा और जस्ता पीतल का सिक्का लागू करवा दिया। घर में जितने भी लोग बर्तन थे वो तोड़ तोड़ के लगे सिक्का बनवाने। तो सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का उसका यह जो प्रयोग था वो असफल साबित हो गया। तो सांकेतिक मुद्रा जो हमारी जनरली जो हमारी मुद्रा है, जो सिक्का है, वो प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा है। प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा जो हमारा इस समय चलन में सिक्का है वो प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा है। उसमें उतना धातु नहीं है जितने का वो मुद्रा है। तो ये एक समझ लीजिए सांकेतिक मुद्रा। दूसरा, आइए नेक्स्ट जो है अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है सांकेतिक मुद्रा के बाद है सस्ती मुद्रा। अब मुख्य रूप से जानते चलिए, सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा, फिर है महंगी मुद्रा, फिर है सुलभ मुद्रा, फिर है दुर्लभ मुद्रा, फिर है हॉट मनी। इस सबसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। इस सारे चीजों से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये सारी चीजें जानना है। अब ये देखिए, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि भैया ऐसा है कि आपको सिविल सेवा में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, आपको ये बता दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये हमेशा आपको बता दूं कि सिविल सेवा में भले ही इकोनॉमिक्स, भले ही इंडियन इकोनॉमी करंट है, लेकिन जब तक आप परंपरागत इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानते हैं, क्लासिकल जो उसका संस्थागत है, जो उसका
स्वरूप है। अगर क्लासिकल नहीं जानते हैं तो करंट का कोई मतलब नहीं, चाहे करंट से कितना ही प्रश्न आ जाए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले आप परंपरागत स्वरूप को पूरा पढ़े विस्तार से, तब आप करंट पर आवे। बिना करंट जाने अगर आप आ जाएंगे बिना क्लासिकल जाने, माने परंपरागत स्वरूप को जाने, परंपरागत कॉन्सेप्ट को जाने अगर आप करंट पर आ गए तो एग्जामिनेशन में बड़े संकट में घिर सकते हैं। अब आप लोग को ये लगता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ के सफल हो गए हैं, लेकिन अनगिनत लोग असफल हुए हैं। आप ना असफल हो, इस बात को हमेशा याद रखिए। परंपरागत और करंट, क्लासिकल और करंट में संतुलन बना के रखना है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही काम मेरा यहां है। देखिए, सस्ती मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो कम ब्याज दर में मिले, माने जिसका ब्याज दर कम हो। जैसे भारत का रुपया क्या है? सस्ती मुद्रा है, क्योंकि कम ब्याज दर पर मिलता है, उसको सस्ती मुद्रा बोलते हैं। फिर है महंगी मुद्रा, एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। महंगी मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो अधिक ब्याज दर पर मिले। महंगा है भाई, बहुत महंगा सामान है तो महंगे में मिल रहा है, तो मुद्रा भी महंगी कब हो जाएगी? जब उसका ब्याज दर क्या हो? महंगा। जब उसका ब्याज दर क्या हो? ज्यादा हो। जब ब्याज दर कम हो तो सस्ती मुद्रा है, जब ब्याज दर ज्यादा हो तो महंगी मुद्रा है। सुलभ मुद्रा, अच्छा कोई चीज सुलभ कब होता है? जब उसकी उपलब्धता यानी सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो। मार्केट में कोई चीज ज्यादा आ जाता है और उसकी मांग कम हो जाती है तो वो सुलभ हो जाती है, माने आसानी से मिल जाए। सुलभ माने आसानी से मिलना। तो सुलभ मुद्रा का मतलब हो गया कि ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति यानी सप्लाई उसके मांग से क्या हो? अधिक हो। सप्लाई बने ज्यादा हो और डिमांड क्या हो? कम हो, तो मार्केट में वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो उसको क्या बोला जाएगा? सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा का मतलब हो गया ऐसी मुद्रा जिसका सप्लाई उसके डिमांड से ज्यादा हो। ऐसी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और ऐसी मुद्रा को बोलते हैं सुलभ मुद्रा, यानी आसानी से उपलब्ध मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा, ऐसी मुद्रा जिसका डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो, यानी मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, तो उसको बोलेंगे, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत कठिनाई से उपलब्ध होती है, तो उसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा या कठिन मुद्रा। अब भारत की जो मुद्रा है रुपया, वो सुलभ मुद्रा है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसका डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अब डॉलर देखिए, इंटरनेशनल जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है जनरली डॉलर में ही होता है, तो डॉलर की मांग ज्यादा है, तो मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए वो क्या हो गया? दुर्लभ मुद्रा हो गया। तो सुलभ मुद्रा का मतलब हो गया जो ज्यादा उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, क्योंकि उसका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। दुर्लभ मुद्रा का मतलब हो गया ऐसी मुद्रा जिसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कठिनाई से उपलब्ध होती है, उसको दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं, हार्ड करेंसी। इसको सुलभ मुद्रा को सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं और दुर्लभ मुद्रा को क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। अंग्रेजी भी आप जानते चलिए। अब अंतिम जो है वो है हार्ड मनी। हार्ड मनी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से चलायमान मुद्रा। चलायमान मुद्रा का मतलब यह हो गया कि जिसमें पलायन की प्रवृत्ति होती है, शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है, माने बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे स्थान तक चली जाती है। ऐसी मुद्रा को क्या बोलते हैं? हॉट मनी, यानी ऐसी मनी जिसके अंदर चलायमान की प्रवृत्ति होती है, जो शीघ्र पलायन कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हॉट मनी बोलते हैं। जैसे एफडीआई, जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। किसी ने इस यहां पे निवेश किया, इस शेयर में या इस देश में, देख रहा उस देश में ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो तेजी से वहां लेके चला गया। यानी ऐसा निवेश जो ब्याज दर के अनुसार पर, कम ब्याज दर के अनुसार पर, जैसे मान लीजिए कोई निवेशक कुछ रुपया और निवेश किया किसी देश में, लेकिन वो देख रहा कि दूसरे देश में बहुत ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो सीधे मुद्रा उठा के वहां चला गया। वहां से वो देख रहा कि नहीं, उससे ज्यादा ब्याज वहां मिल रहा है, उससे ज्यादा, तो वहां से पैसा निकाला, वहां फिक्स
एफडीआई कर दिया, मैंने वहां निवेश कर दिया। तो ऐसा एफडीआई जनरली इस हॉट मनी में आता है, एफआईआई भी हॉट मनी। ये क्यों आता है? जो एक प्रकार से जो बॉन्ड में हो गया, इक्विटी में हो गया, शेयर में निवेश जनरली हॉट मनी के रूप में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो निवेशक है वो अपना लाभ ज्यादा देखता है, यानी ब्याज दर उसको जहां ज्यादा मिल रहा है तो वहां चला गया, ब्याज दर कम मिल रहा है, जहां कम मिल उससे ज्यादा कहीं और मिला तो वहां चला गया। यानी एक प्रकार से जो एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बहुत सारे बॉन्ड शेयर जिसमें भी आदमी कर रहा हो, वो एक प्रकार का हॉट मनी है जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न अक्सर आ जाते हैं मुद्रा से। आज ये मैंने बता दिया। अब एक सीरीज क्रम में मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयत्न करूंगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं पुनः उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।